नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में मैं आपको युद्ध के बाद की जर्मनी की एक अनोखी हल्की मोटरसाइकिल के बारे में बताऊंगा। इसका नाम IMMER-100 है। पहली नजर में यह बस एक हल्की 100 सीसी की 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल है। ऐसी हल्की और सस्ती गाड़ियां जर्मनी में 40 के दशक के दूसरे हिस्से में बहुत मांग में थीं और अन्य यूरोपीय देशों में भी। ये सब हल्की मोटरसाइकिलों की उपलब्धता के कारण था, क्योंकि तब ज्यादातर लोगों के पास महंगी चीजें खरीदने के पैसे नहीं थे। लेकिन IMMER-100 अपने वर्ग की बाकी गाड़ियों की तुलना में कई दिलचस्प तकनीकी समाधानों के कारण अलग दिखती है। इन्हीं तकनीकी समाधानों और इस मोटरसाइकिल के इतिहास पर मैं अभी बताऊंगा। आप क्रॉसमोटो चैनल पर हैं, देखें। जैसा कि मैंने परिचय में कहा था, युद्ध के बाद के यूरोप और जर्मनी की आबादी को परिवहन के साधनों की जरूरत थी, लेकिन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी। सबसे आसान समाधान साइकिल था। थोड़ा महंगा लेकिन अपेक्षाकृत सुलभ विकल्प एक हल्की सस्ती मोटरसाइकिल थी जिसमें कम क्षमता का इंजन था। और उस समय के कई इंजीनियर और डिजाइनर समझ गए थे कि जनता को क्या चाहिए और किस प्रकार की तकनीक से कंपनी कमाई कर सकती है। ऐसे ही एक इंजीनियर थे नॉर्बर्ट रीडेल। रीडेल का जन्म 1912 में एगनडॉर्फ सुडेट क्षेत्र ऑस्ट्रो हंगरी में हुआ था। युवावस्था में उन्होंने मैकेनिज्म और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 1930 के दशक में पहले उन्होंने मोटरसाइकिल कंपनी आरडी में काम किया, बाद में विक्टोरिया वेरके में भी, जो मोटरसाइकिल निर्माण करती थी। दूसरे विश्व युद्ध में नॉर्बर्ट ने रिडेल स्टार्टर नामक स्टार्टर इंजन बनाया, पहले जर्मन जेट इंजन वाले लड़ाकू विमानों की पावर यूनिट्स के लिए। स्टार्टर सिस्टम एक 2 स्ट्रोक विपरीत सिलेंडर वाला इंजन था जिसकी शक्ति लगभग 10 हॉर्स पावर थी। इंजन की खासियत उसका अत्यंत छोटा स्ट्रोक था, जिसमें सिलेंडर व्यास 70 मिमी और पिस्टन स्ट्रोक 35 मिमी था। यह इसलिए किया गया था ताकि वह टर्बोचार्जर के हब में फिट हो सके। मोटरें नूरनबर्ग के विक्टोरिया वेरके संयंत्र में बनाई जाती थीं। ये मोटरें जंकर्स, यूमा 004 और BMW 003 जैसे विमानों में स्टार्टर के रूप में इस्तेमाल होती थीं। युद्ध के बाद रीडल सैन्य तकनीक में काम जारी नहीं रख सके, लेकिन अमेरिकी उनके स्टार्टर में जेट एविएशन के लिए रुचि ले रहे थे और नॉर्बर्ट को अमेरिकी कब्जा प्रशासन ने समर्थन दिया, उन्हें उत्पादन सुविधाएं, उपकरण और वित्तीय सहायता प्रदान की। रीडेल अपनी खुद की डिजाइन की मोटरसाइकिलें बनाना चाहते थे, जिसमें उनका अनुभव था, और प्रशासन ने इसमें कोई रोक नहीं लगाई। 1947 तक नॉर्बर्ट ने मोटरसाइकिल डिजाइन पूरा कर प्रोटोटाइप टेस्ट कर लिया था। अब बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो सकता था। उसी साल कुछ जानकारियों के अनुसार 48 में उन्होंने इमेनस्टैट में रीडेल मोटोरेन एजी कंपनी की स्थापना की, जहां उन्होंने म्यूगेनडॉर्फेन कस्बे से उत्पादन इकाइयां स्थानांतरित कर दीं। स्थानीय सरकार ने रीडेल का समर्थन किया, क्योंकि वह उन स्थानीय निवासियों को रोजगार देना चाहती थी जो पहले विमानन उद्योग में काम करते थे। पहला प्रोटोटाइप रीडेल R100 कहलाता था और बाद में उत्पादन में आए मॉडलों को IMMER-100 नाम दिया गया। इसके नाम की उत्पत्ति को लेकर कई मत हैं। एक आम धारणा है कि यह इमेनस्टार्ट का संक्षिप्त रूप है। दूसरी ओर IMME का मतलब मधुमक्खी होता है और मोटरसाइकिल के लोगों में पहियों पर बैठी मधुमक्खी दिखती है। कई मोटरसाइकिल प्रेमी मानते हैं कि इसका नाम मोटरसाइकिल से आया है, जो मधुमक्खी जैसी दिखती है, या इसके 2 स्ट्रोक इंजन की आवाज मधुमक्खी की भनभनाहट जैसी लगती है। रीडेल का मकसद हल्की, आसानी से बनने वाली मोटरसाइकिल बनाना था, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ये सब हार चुकी और तबाह जर्मनी में हो रहा था। कई कारखाने बुरी तरह प्रभावित हुए थे और ये बात स्वाभाविक रूप से वाहनों के स्वरूप पर भी असर डालती थी। स्टील शीट की भारी कमी थी। पश्चिमी जर्मनी की सभी स्टील मिलें रॉयल एयरफोर्स की बमबारी से प्रभावित हुई थीं। रीडेल ने यह समस्या बहुत चतुराई से सुलझाई। IMMER-100
मोटरसाइकिल के चेसिस के सभी हिस्से एक ही तरह की पाइप से बनाए गए हैं। यह पाइप 40 मिलीमीटर व्यास की है। इसी पाइप से फोर्क, बैकबोन फ्रेम, स्विंग आर्म, जो एग्जॉस्ट पाइप का भी काम करता था, और स्टीयरिंग कॉलम ही बने थे। लेकिन एक मशीन ने इतनी पाइपों का इस्तेमाल बहुत फिजूल खर्ची था, इसलिए नॉर्बर्ट ने फोर्क और स्विंग आर्म पर बचत की। असल में R100 पर आधा फोर्क और आधा स्विंग आर्म था। एक तरफा फोर्क में स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्बर के साथ पैरेललोग्राम डिजाइन था। स्विंग आर्म, जो एग्जॉस्ट का भी काम करता था, इंजन और ट्रांसमिशन के साथ सख्ती से जुड़ा था। वो एक्सल पर झूलता था और मोनोशॉक से स्प्रिंग लगा हुआ था। फेंडर और माउंटिंग एलिमेंट्स को और मजबूत किया गया ताकि स्विंग आर्म की मजबूत और कठोर संरचना बन सके। बैकबोन फ्रेम भी 40 मिलीमीटर वाले पाइप से बनाई जाती थी। इम्मी चलते समय देखने में बड़ा दिलचस्प लगता था। इंजन पिछले सस्पेंशन के साथ ऊपर नीचे उछलता था। इंजन और ट्रांसमिशन का एक यूनिट में होना दिलचस्प था। सबसे पहले इसका बाहरी रूप। मोटर का आकार अजीब सा अंडे जैसा था। इसे मोटरसाइकिल के लुक के हिसाब से स्टाइल किया गया था। यह एक 2 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन था जिसकी क्षमता 99 घन सेंटीमीटर थी और अधिकतम पावर 4.5 हॉर्स पावर थी। उस समय यह आंकड़ा काफी प्रभावशाली था। उस समय के 100 सीसी मोटरसाइकिलों की सामान्य पावर 2.5 से 3 हॉर्स पावर के बीच होती थी। अनोखे बाहरी लुक के अलावा इसके इंजन और गियरबॉक्स में और भी कई दिलचस्प समाधान थे। क्रैंकशाफ्ट सिर्फ एक ही बेरिंग पर टिका होता था। यह भी लागत कम करने और सस्ता बनाने के लिए किया गया था। इसकी आकृति असममित थी। कनेक्टिंग रॉड जर्नल एक ओर जुड़ा था और केवल एक काउंटरवेट था। सिलेंडर हेड सिलेंडर से जुड़ा था और दोनों को कास्ट आयरन स्लीव के चारों ओर एल्यूमिनियम में ढाला गया। गियरबॉक्स में 3 स्पीड थीं, पर न्यूट्रल नहीं था। यह सामग्री बचत के लिए था। गियर बदलना बाएं हैंडल से होता था। पहला गियर गियर शिफ्टिंग स्कीम के बीच में था, दूसरा नीचे और तीसरा ऊपर था। क्लच ड्राइव मैकेनिज्म में डिसएंगेज्ड अवस्था में लॉक करने की सुविधा थी, जिससे यह न्यूट्रल की तरह चलता था। साफ लुक के लिए कार्बोरेटर को इंजन के गोल क्रोम वाले दाएं कवर के नीचे छुपाया गया। मोटरसाइकिल के पहिए आपस में अदल बदल किए जा सकते थे। सीरियल उत्पादन के पहले साल 48 में IMME R100 के केवल 80 यूनिट्स बनाए गए थे, लेकिन यह तो बस उत्पादन की शुरुआत थी। मोटरसाइकिल का हल्का वजन, ताकतवर इंजन और लंबे ट्रेवल वाले सस्पेंशन ने इसे मोटरस्पोर्ट में लोकप्रिय बना दिया। इनमें 800 मोटरसाइकिलें रेसों में सड़क या ऑफ रोड सफलतापूर्वक भाग लेती थीं। कहा जाता है कि ये स्टाइलिश 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती थी और इसकी सस्पेंशन ऊबड़ खाबड़ रास्तों को बहुत अच्छे से संभालती थी। IMME ने भरोसेमंद और तेज मशीन की पहचान बनाई थी। ये अच्छी मार्केटिंग और कम कीमतों के साथ मिलकर इसकी जबरदस्त बिक्री का कारण बना। IMME का बेसिक मॉडल 775 जर्मन मार्क में बिकता था, जिसमें बैटरी, स्पीडोमीटर और सेंट्रल स्टैंड शामिल नहीं थे। पैसेंजर सीट और स्पेयर व्हील, जिसे पीछे के पहिए के पास लगाया जाता था, अलग से पैसे देकर खरीदी जा सकती थीं। शुरुआत में सभी IMME ऑक्साइड लाल रंग में पेंट किए जाते थे। 1950 में एक और अधिक सुसज्जित वर्जन एक्सपोर्ट आया, जिसकी कीमत 850 जर्मन मार्क थी। इसमें बैटरी, इलेक्ट्रिक हॉर्न, सेंट्रल स्टैंड, स्पीडोमीटर, ज्यादा आरामदायक सीट, कई हिस्सों पर क्रोम की कोटिंग और रंगों का विकल्प था, जिसमें हल्का हरा और चमकदार काला शामिल था। 1950 में उत्पादन की मात्रा बढ़कर 1000 यूनिट प्रति माह हो गई और उस साल की शरद ऋतु तक 10,000 IMME R100 बिक चुके थे। सस्ते R100 की मार्जिन कम थी। रीडल को उम्मीद थी कि बड़े पैमाने पर उत्पादन से वह कम मुनाफा पूरा कर लेंगे। R100 की पावर यूनिट्स कंपनी ने फ्रिट्ज फेंड को बेची ताकि वे अपनी तीसरी पीढ़ी की सिंगल सीटर 3 पहियों वाली माइक्रोकार फिट्जर में लगा सकें, जिसे विकलांगों के लिए व्हील चेयर के रूप में बेचा जाता था। नॉर्बर्ट रीडल की मोटरसाइकिल में दिक्कतें आने लगी थीं। क्रैंकशाफ्ट की समस्या, खासकर उसके एकमात्र सपोर्टिंग बेयरिंग और किकस्टार्टर की ओवररनिंग क्लच के साथ दिक्कतें आम हो गई थीं।
रीडेल ने इस समस्या को डी वर्जन से ठीक कर दिया, जिसमें 2 बेरिंग्स वाला सामान्य क्रैंकशाफ्ट था। हालांकि बिक्री से हुई आमदनी वारंटी सर्विसिंग के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी और 1950 के अंत तक रीडल एजी 1.25 मिलियन जर्मन मार्क के कर्ज के साथ दिवालिया हो गई। उस समय तक रीडेल ने 150 घन सेंटीमीटर के 2 सिलेंडर इनलाइन 2 स्ट्रोक इंजन वाले 3 IMME प्रोटोटाइप भी डिजाइन कर लिए थे, जो अंडाकार आकार के ही थे। अगर पहले मॉडल में दिक्कत ना आती या नॉर्बर्ट के पास ज्यादा पैसे होते तो कंपनी की कहानी बदल सकती थी। फ्रिट्ज फिलिप्स, जो रीडेल एजी में एक प्रमुख पद पर थे, ने IMME मोटरसाइकिलों के पुर्जे सप्लाई करने और मरम्मत के लिए ज़्वाइराद मोटोरन उन गैत्रीबे GmbH CMG कंपनी की स्थापना की। CMG ने भी IMME का उत्पादन 2 सिलेंडर इनलाइन 2 स्ट्रोक इंजन के साथ शुरू किया, जिसकी क्षमता 175 सीसी थी, लेकिन उत्पादन बंद करने से पहले केवल 25 यूनिट ही बनाई गईं। मोटरसाइकिल डिजाइन की दुनिया में कभी-कभी आश्चर्यजनक स्पष्टता और विचारशीलता के ऐसे दुर्लभ क्षण आते हैं, जब तकनीक इतनी नवोन्मेषी और खूबसूरती से बनाई जाती है कि उसे अपने समय का उत्पाद कहना मुश्किल हो जाता है। ऐसी मोटरसाइकिलों की 2 किस्मतें हैं। पहली किस्मत यह है कि उन्हें उद्योग में एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में सम्मानित किया जाता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स के रूप में जो सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं और बाकी सभी को उनके स्तर तक पहुंचने के लिए मजबूर कर देते हैं। दूसरी किस्मत यह है कि वे गुमनामी में खो जाते हैं और केवल कुछ लोग ही उनकी असली उन्नतता पहचानते हैं। उनके निर्माता की प्रतिभा का एहसास बहुत समय बाद होता है, जब वे गुमनामी में चले जाते हैं और बाकी उद्योग पहले से देखे गए भविष्य तक पहुंचने लगता है। इन मोटरसाइकिलों की कद्र तभी होती है जब हम पीछे देखकर समझें कि उनकी खूबियां भविष्य के रुझान का संकेत थीं। IMME की किस्मत भी ऐसी ही रही। MER सौमध्य 20वीं सदी के मोटरसाइकिल डिजाइन का सबसे रोमांचक उदाहरणों में से एक बन गया और निसंदेह ये अब तक की सबसे खूबसूरत मोटरसाइकिलों में से एक है। ये एक समय से परे मशीन थी, एक ऐसा वाहन जिसमें उभरते हुए सिद्धांत समाहित थे, जिन्हें लोकप्रिय होने में दशकों लगने वाले थे। ये सब एक साथ मिलकर एक ऐसी कृति बनी जिसे तब से लेकर अब तक विश्व मोटरसाइकिल जगत की प्रतिष्ठित हस्तियों ने भी सराहा है। IMME एक कुशलता से बनी मोटरसाइकिल ही नहीं, बल्कि औद्योगिक डिजाइन के सबसे सुंदर उदाहरणों में से एक थी, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी सबसे अनोखी युद्धोत्तर जर्मन मोटरसाइकिल IMMER 100 की कहानी, और इसी के साथ मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। आप जानते हैं कि आप मेरे काम का समर्थन कैसे कर सकते हैं। लाइक और कमेंट करें ताकि YouTube एल्गोरिदम इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि नई वीडियो मिस ना हो। आपके साथ था चैनल क्रसमोटो। फिर मिलेंगे।